नमस्कार साथियों, मैं सोबित सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की किसी भी जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसकी प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। तो आपको एक बात मैं आज बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर एक नई सीरीज चलाई जा रही है, बिल्कुल नई सीरीज है। और यहाँ पर ये जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। आप कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, आप किसी भी एग्जाम में जाते होंगे तो वहाँ से इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप एक बार इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लेते हैं तब तो आप फिर कहीं भी उसका एग्जाम में जा सकते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और इंटरेस्टिंग तरीके से ये सीरीज को कवर किया जाएगा, यानी कि अपने इंडियन ज्योग्राफी को पूरी तरह से कवर करना है। तो उम्मीद है आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और अगर आप लोग पीछे की क्लास में मेरे कभी जुड़े रहे होंगे तो आपको पता है कि किस तरह से एकदम ईजी लैंग्वेज में हम लोग इस बातों को अपने समझते हैं। डेली क्लासेस रहेंगी, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। कहीं इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेंगी। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। आपको बता दूं, एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और वे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखते चलेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जिसे आप बोलते हैं भारत का भूगोल। आज पहली क्लास है तो इसलिए हम लोग इससे जुड़ी कुछ खास बातें यानी कि बेसिक चीज़ें जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल बेसिक से चलना है। तो आप सोच लीजिए कि भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, तो भारत नाम से मैं शुरू कर रहा हूं, तो कितना डीप में जाकर तब हम लोग धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और आप लोगों को ये क्लासेस ज़रूर पसंद आएंगे और आप लोग ज़रूर बेहतर करेंगे इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत केवल हम लोग ये तो सभी जानते हैं कि भारत का एक दो नाम नहीं है, इसके कई नाम है भारत के। तो बेसिक में आज हम लोग यही जानते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि भारत का नाम इतने सारे क्यों हैं, कैसे पड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत को आर्यवर्त भी बोलते हैं, प्राचीन नाम में बोलते हैं। भारतवर्ष भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत है और इंडिया है। ये सब नाम भारत का कैसे पड़ा, तो इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला नाम आप देखेंगे, पहला है आर्यवर्त। आर्यवर्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि वैदिक आर्य जो थे वो सिंधु घाटी जो क्षेत्र है उसमें निवास करते थे। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या बोला जाने लगा, आर्यवर्त बोला जाने लगा। अगले नाम पे अगर चलते हैं, दूसरा भारतवर्ष है। भारतवर्ष इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर राजा भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष। आगे देखते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसका नाम क्यों पड़ा, तो दोस्तों आप लोगों को पता है वर्तमान समय में या आप कह सकते हैं आधुनिक ईरान में जो वहाँ के निवासी थे भारत आए। किधर से आए, भारत सिंधु घाटी से होकर आए। तो वो क्या करते थे, जैसे कि स को वो ह पढ़ते थे। जैसे कुछ लोग होता है ना कि हम लोग अगर विदेश की कोई लैंग्वेज बोलते हैं या इंग्लिश ही बोलते हैं, तो जब कोई विदेशी यहाँ कर बोलता है तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन दूसरे तरह से होता है, उच्चारण वो अलग तरीके से करता है, तो हम लोग को लगता है कि ये गलत बोल रहा है। या हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग होता है किसी वर्ड का, तो वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। तो यानी कि जगह जगह की वजह से क्या होता है, उच्चारण भी एक जैसा नहीं हो पाता है कोई चीज़ें में। तो उसी तरह क्या हुआ, ये लोग जब आधुनिक ईरान के लोग भारत आए तो वो लोग क्या करते थे, सिंधु को स को ह पढ़ते थे, तो सिंधु को ही क्या कर दिए, हिंदू कर दिए। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या हो गया, हिंदू बन गया। तो यहाँ के निवासियों के लिए लोग क्या बोले, हिंदू बोल दिए। अब जहाँ पर ये हिंदू लोग निवास करते थे, यानी कि हिंदू नाम ऐसे पड़ गया, अब ये क्षेत्र को ये क्या बोले, हिंदुस्तान बोले। तो इस वजह से आपका जो हिंदुस्तान नाम पड़ा, इस वजह से पड़ गया। तो इसी तरह से इसे कई नाम पड़े। तो जम्बूद्वीप, जैसे कि आप जम्बूद्वीप की बात करेंगे, कई ग्रंथों में, जैसे धार्मिक ग्रंथों में और जैन पौराणिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है, जम्बूद्वीप, यानी कि कुछ क्षेत्र है और उस क्षेत्र में भारत आता है तो उसे क्या बोला गया कि ये जम्बूद्वीप है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बातें अब क्लियर हो गई होंगी। अभी थोड़ा मैं कोई चीज़ अभी ये केवल ऐसे बताते चल रहा हूँ, केवल सुनते चलिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर से भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कुछ चीज़ें आपको लिखवाऊंगा भी, यानी कि प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे नोट्स भी बना सकते हैं। इसका भी नोट्स बनाते चलिएगा, को जो आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा वो आप करते चलिएगा। और आपको ज़्यादातर मैं बताऊं ना, आपको विश्वास दिलाऊं कि लेक्चर से ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ज़्यादा आपको नोट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का लेकिन नोट बनाते चलिएगा। जैसे नाम का हो गया तो इसे एक लाइन में लिखिएगा, एक लाइन से ज़्यादा आप नोट्स इसके लिए मत बनाइएगा। कोई चीज़ हो तो सोचिएगा शॉर्ट में नोट्स बनाएं और ज़्यादातर सुनने पर ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कर रहा है, हम लोग जब भारत को पढ़ते हैं, यानी कि भारत के बारे में ज्योग्राफी के में अगर पढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि क्या किया जाता है कि कुछ
रेखाओं के बारे में पढ़ा जाता है। आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि आप ज्योग्राफी डीप में पढ़े हैं या नहीं, लेकिन ये आपको बता दूं, इतना आपका काम हो जाए कि ये हमारी अर्थ है, तो इस पे क्या किया गया है, कई लाइन पाई जाती हैं, कई रेखाओं का जाल पाया जाता है, कई रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, तो कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे भी हैं, इस तरीके से। तो जो ये वाली रेखा है इसे अक्षांश बोलते हैं और इसे देशांतर बोलते हैं। तो भारत के ऊपर से भी कुछ रेखाएं होकर गुजरती हैं, इस वजह से उन रेखाओं को भी पढ़ना जरूरी है। मुख्यतः हम लोग कर्क रेखा जिसे बोलते हैं, एक रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री। अभी आप केवल याद कर लीजिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़ी है या आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से पूरा फायदा मिलने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। तो क्या बोला गया, जो रेखा भारत के ऊपर से होकर गुजरी उसे कर्क रेखा बोला गया। अब ये कर्क रेखा भी जब भारत से गुजरती है तो कॉमन सेंस है, ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है कि ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो आपको बता दूं कि यहाँ देखिए कर्क रेखा किसका किसका लिखा है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा भारत से कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, गुजरात। तो आपको पता है गुजरात कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ऐसे ये एकदम भारत को एक तरह से आप कह सकते हैं बीचों बीच से होकर गुजरती है। और पूछेगा कितने डिग्री का है, डिग्री कोण कितने डिग्री की ये रेखा है, तो आप कहिएगा 23.5 डिग्री। कितने की, 23.5 डिग्री। आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, 23.5 डिग्री की रेखा क्या होती है, कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। यानी कि भारत में अगर पृथ्वी को बीच से काट दें तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है, पूरी तरह से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी पूछे अगर कहाँ है तो आप फिर एक बार ऐसे काट दीजिएगा तो कहिएगा कि पूर्वी साइड, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो कहिएगा उत्तर पूर्व में भारत है। अब इसमें भी कोई पूछ दे तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, अक्षांश याद रखना होगा। इसको सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे आप रेलवे में कहीं देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो खंबे लगे होते हैं पटरी के किनारे जहाँ से ट्रेन होकर जाती है, तो उस खंबे पे क्या लगा रहता है, नंबर्स लिखे होते हैं। यानी कि कोई घटना अगर घटित हो जाती है तो आप अगर कोई शंका हुई तो आपको किसी को बताना हुआ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम गड़बड़ी देखने को मिल रही है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ ट्रेन से, तो आप वो पोल पे नंबर देखकर ही आप बताएंगे कि इस पोल नंबर पे ऐसी घटना हमें देखने को मिली है। तब पता चल जाएगा कि हाँ पोल नंबर ये यहाँ पर है, तुरंत जाकर वहीं पे लोग पता कर जाएंगे। उसी तरह अगर आपसे मैं कह दूं कि 23.5 डिग्री रेखा के पास आपको जाना है तो आप समझ जाएंगे 23.5 डिग्री रेखा तो यहाँ से होकर गुजरती है, तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। इसलिए इसका काम ये होता है, समय का भी निर्धारण के लिए भी ये सब रेखाएं काम करती हैं। तो ये आप अभी इतना समझिए। आगे चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब ये भारत का जो नक्शा है इसकी लंबाई चौड़ाई भी तो होगी। अब जैसे कि आपके पास अगर कोई खेत होगा तो उसको भी लंबाई चौड़ाई तो है, और जब उसकी लंबाई चौड़ाई है तो पूरे भारत का भी होना जरूरी है। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम। आपको बता दूं ये पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की कितनी लंबाई कितनी है, तो आप कहिएगा 29-33 किलोमीटर। अब इसे आसानी से याद करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि 29-33 कैसे याद करेंगे। पहले 2 बार 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 3 3 जा 9। अब 3 को कितनी बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं। तो अब इस तरह से देखिए 29-33 क्या हो गया, इसकी ईस्ट से वेस्ट की इसकी लंबाई होगी किलोमीटर, ये हो गया। अब इसकी ये लंबाई कैसे, यानी कि ये तो चौड़ाई हो गई और ये लंबाई कितनी है, तो आप देखिएगा उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर। अब इसको कैसे याद करेंगे, यानी कि ये वाली जो लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर। तो इसको ऐसे याद रखिएगा 1 2 3 4 किलोमीटर। तो 1 2 3 फिर 4 को यहाँ लेते आइएगा। तो इस तरह से इसकी ये वाली लंबाई कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई अगर बात करें, देखिए अभी क्या है बेसिक चीज़ें, यानी कि नाप तोल चीज़ें बता रही हूँ कैसा क्या है भारत का ये वो। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे, ठीक है। तो ये चिंता मत कीजिएगा कि ये क्या बता रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर। भारत में जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल की जो सीमा बनता है
उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, ध्यान दीजिएगा, तट की लंबाई, मुख्य भूमि जो है उसकी तटीय लंबाई कितनी है? तो आप कहिएगा 6,100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा, यानी कि भारत का केवल यही भूमि तो नहीं है, भारत की द्वीप भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और भी कई द्वीप हैं। तो इन सभी की जो है तटीय लंबाई मिलाकर कुल तटीय लंबाई कितनी हो गई? यानी कि द्वीपों समेत देश की कुल तटीय लंबाई 7,515.5 किलोमीटर ये हो गई। आगे कुल सीमा, यानी कि तटवर्ती सीमा और स्थलीय सीमा को मिला देंगे तो कितनी इसकी लंबाई हो रही है? 22,716.5। ये मिला दिए ना, ये वाला हमारा स्थलीय सीमा थी, ये वाला क्या थी? हमारी द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को मिला दी तो कितना हो गया? 22,716.5 बाई, ये देखिए ऐड किए हैं इसी को, 22,716.5 किलोमीटर हुआ। आगे क्या कह रहा है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। इसको देखिए क्या कर रहा है कि भारत का ये ऊपरी सीमा, हम सामान्यतः बोलते हैं भारत का ऊपर का ही क्षेत्र है और सबसे निचला क्षेत्र। तो सबसे नीचे भारत में कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है कि सबसे दक्षिण में जाएंगे तो भारत में आपको क्या दिखेगा? कहेंगे आप कन्याकुमारी दिखेगा? नहीं, मत कहिएगा, क्योंकि आप लोग अक्सर यही देखते हैं, ये बोलते हैं कि कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि सबसे लास्ट में। नहीं, आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप है। आपको पता है यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार है। यहीं ग्रेट निकोबार द्वीप में क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट, यही अक्षांश वाली रेखा, जैसे यहाँ 23.5 डिग्री है तो वहाँ पे क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। कौन? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी पूछे, यानी कि सबसे नॉर्थ में पूछे तो इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और यहाँ पर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नोट कर लीजिएगा, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मामला क्लियर है कि भारत की कुछ बेसिक चीज़ें, ज़्यादा बेसिक चीज़ें मैं आज नहीं जाऊँगा। आज ही अगर सब बताऊँगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो इसलिए अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ की ओर चल रहे हैं। बेसिक चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, अभी के लिए अब हम लोग इतना पर्याप्त है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हैं तो आपको बता दूँ एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले आती है, वो है भारत का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया। अब भारत छोटा मोटा चीज़ कोई है नहीं, उसको वैज्ञानिकों को अध्ययन करना था और लोगों को पढ़ना था। इस वजह से कहा गया कि इसका वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि भारत को अगर देखा जाए तो कहीं भी एक जैसा नहीं देखने को लगता, बहुत विषमताएं हैं। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर मैदान है, फिर कहीं पठार आ जा रहा है, तो कहीं तटवर्ती एरिया आ रहा है, कहीं रेगिस्तान आ रहा है, कहीं पर द्वीप देखने को मिल रहा है। अगर एक ही जैसा पूरा हर जगह रहा होता तब वर्गीकरण नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ करना पड़ा क्योंकि अलग अलग जैसी आकृतियाँ, विषमताएं कई तरह की देखने को मिल रही थी भारत में। इसलिए सबसे पहले जब अगर हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, तब उसमें उसका भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है, यानी कि कई टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मैंने लिखा है, इसका वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं? भारत का भौगोलिक वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। देखिए, नाम पर आप मत जाइएगा, हो सकता है कि आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट न हो तो आपको ये थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जो ज्योग्राफी के हैं उनको पता होगा, तो आपको भी पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं चलते चलते ये सब आपको मामला क्लियर होता जाएगा। तो कोई भी हो, जैसे आप नाम पर ध्यान मत दीजिएगा कि नाम बहुत हार्ड है, ये सब क्या है, नाम इतना कौन याद रखे। तो आपको बता दूं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेक्चर से समझ में आ जाएगा। इसको आप यही समझिए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है कि मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, यानी कि मैदान वाला क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर समतल देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यानी कि दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो वहाँ पे पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी कि ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र रहता है, लेकिन ऊंचाई पर वो क्या रहता है? समतल रहता है। तो ये हो जाएगा। तटवर्ती मैदानी प्रदेश आप समझ रहे हैं, तटवर्ती यानी कि ये जो तट वाला समुद्र है, इधर जो तट का क्षेत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
और फिर आ जाता है द्वीपीय क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार ये सब। तो इसमें हमें पढ़ना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई एक एक करके, यानी कि जैसे उत्तर पर्वतीय प्रदेश, अगर यानी कि हिमालय की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसी इसकी संरचना बनी। आप कहेंगे संरचना क्या पर्वत जैसा होगा? जी नहीं, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में है आप देखिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये नहीं कहना है कि ये पर्वत जैसी केवल संरचना है, नहीं, इस बहुत खासियत है, अपने आप में बहुत अद्भुत नज़ारा है हिमालय में। तो इसलिए आप अगर जब कोई ये इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हिमालय कैसे बना, इसकी संरचना कैसी है, क्या विशेषता है, ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे। उसी तरह मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में कि मैदान कैसे बना, कैसी संरचना, ये सब आगे पढ़ते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा। इस पर टेंशन मत लीजिएगा कि नाम बहुत हार्ड आपको देखने में लग रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं उत्तर पर्वतीय प्रदेश, यानी कि आप इसको शॉर्ट में कर दीजिए कि हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भारत के उत्तर में क्या है? यहाँ पर हिमालय है। आपको लोगों को इतना पता होगा कि भारत में कहाँ हिमालय, ये वाला जो क्षेत्र है ये हिमालय का क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत में हिमालय का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हिमालय पाया जाता है। कितने हिमालय पाए जाते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, हिमालय एक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि समझाने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि हिमालय एक नहीं है, हिमालय में कई पर्वत श्रेणियाँ हैं। ऊपर से जब हम देखेंगे, यहाँ तिब्बत है और ये हम लोग यहाँ हैं। हम जब तिब्बत से जहाज़ से उड़ के आएंगे या हेलीकॉप्टर से आएंगे तो हमें तो पता था कि यहाँ पर हिमालय है, ये क्या है, एक हिमालय है, यहाँ तिब्बत है, इधर हम हैं। उड़ के आएंगे कहेंगे यहाँ हिमालय हमने देखा, फिर आगे हम अपने यहाँ भारत में। लेकिन नहीं दोस्तों, आप ये पूरा एक हिमालय क्षेत्र में बोल रहा हूँ कि ये क्या हिमालय क्षेत्र है, इसमें कई पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, कई पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, लगभग ऐसे 4 पर्वत श्रेणियाँ इसमें देखने को मिलते हैं। तब हम जा कहते हैं कि ये हिमालय का क्षेत्र है। यानी कि इसे और फिगर में बड़ा करूं तो पहले आपको एक हिमालय की श्रेणी देखने को मिलेगी, फिर दूसरी देखने को मिलेगी, फिर ये तीसरी देखने को मिलेगी, फिर ये चौथी देखने को मिलेगी। इस तरह से 4 पर्वत श्रेणियां हैं। एक जैसे कि कई पर्वतों को लाइन में अगर खड़ा कर दें तो आप कहेंगे एक पर्वत श्रेणी बन गई। फिर और आगे गए तो दूसरे पर्वतों को लाइन में खड़ा कर दिए लाइन बना के, तो कहेंगे एक पर्वत श्रेणी ये बन गई। इसी तरह 4 पर्वत पाए जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं इसका भी वर्गीकरण किया गया है, समानांतर वर्गीकरण है। समानांतर 4, समानांतर है ना, इसके क्या है, समानांतर है। 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? 4। या आप एक तरह से समझिए कि ये जो हिमालय है इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से बांटा गया है आपको बता दूं। पहला बांटा गया है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय। चौथा है शिवालिक। क्या है? चौथा शिवालिक। ये 4 हिमालय, जैसे कि आप कोई बार फिर से मैं फिगर बना रहा हूँ, आप समझिए, एकदम डीप में चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज़ आपको क्लियर कराते चलेंगे। इसी फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक हिमालय दिखेगा ऐसे, फिर उसके बाद एक दिखेगा ऐसे, फिर एक दिखेगा, इस तरह से 4 हिमालय देखने को मिलेगा। तो जो सबसे बाहर है ये वाला जो तिब्बत के साइड है, इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। नाम सबके साथ, नाम के साथ हिमालय लगा रहेगा, ठीक है। ये वाला क्या है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय है। ये वाला क्या है? लघु हिमालय है। क्या है? लघु हिमालय है। और ये वाला क्या है? शिवालिक बोलते हैं जिसे। ये भी क्या है? हिमालय का ही हिस्सा है। आगे एक एक को हम लोग डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो 4 पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय की, इन 4 को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ क्या है आपका? मान लीजिए तिब्बत है। तिब्बत से जब हम उड़ान करें भर के आएंगे, ये हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग तिब्बत से भारत की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, या जिसे पार हिमालय भी बोलते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। फिर आप जब इसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्षेत्र मतलब घाटी इसकी मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगा। फिर एक तब तक देखेंगे एक और हिमालय आपको दिख रहा है, उसे बोलेंगे बृहद हिमालय। फिर इसको पार करके आएंगे, थोड़ा घाटी क्षेत्र मिलेगा, फिर आपको मिलेगा एक लघु हिमालय, जिसे आप बोलते हैं मध्य हिमालय भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय, क्योंकि ये बृहद और शिवालिक के बीच में है, तो ये बृहद हिमालय हो गया। एकदम लास्ट में यानी कि भारत के साइड जो रहेगा, जिसकी ऊंचाई भी बहुत कम होती है, इसे बोलते हैं शिवालिक। तो ये 4 हिमालय हो गए, यानी कि हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है, जो कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, पहला आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद, तीसरा लघु, चौथा शिवालिक। तो ये क्रम याद रखिएगा, क्या क्या है, ट्रांस, फिर आपका आता है बृहद हिमालय, बी लिख देना TB, एल से लघु और यस से शिवालिक। तो TBLS, ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक, ये 4 क्रम याद रखिएगा, इसी तरह आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो ट्रांस हिमालय है हमारा पहला वाला, अभी से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, ये वाला जो हिमालय है, इसको एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करते चलेंगे। आपको बता दूं इसमें भी कई पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी कि इसमें भी कई हिमालय हैं, ये केवल एक लाइन ऐसे नहीं है, ये भी टुकड़ों में है। जैसे कि जो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला यहाँ वाला है, इसको बोलते हैं कराकोरम, कराकोरम, इसे बोलते हैं कराकोरम, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वाला आता है, इसको बोलते हैं कराकोरम श्रेणी है, इसको भी कई श्रेणी, ये श्रेणी है 4 श्रेणी में है ट्रांस हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय को भी 4 टुकड़े हैं। जैसे हिमालय के 4 टुकड़े हैं, वैसे ट्रांस हिमालय के भी 4 टुकड़े हैं। तो जो पहला वाला टुकड़ा है इसको कराकोरम बोलते हैं, दूसरा वाला जो है इसको बोलते हैं लद्दाख हिमालय। क्या बोलते हैं, लद्दाख हिमालय। तो ये वाला हो गया लद्दाख हिमालय, यानी कि लद्दाख श्रेणी भी आप बोल सकते हैं। चौथा आपका आता है जास्कर, क्या है, जास्कर श्रेणी। और लास्ट वाला जो आता है वो आपका है कैलाश, जिसे आप कहते हैं कैलाश पर्वत, जिस पे बोलते हैं कि शंकर जी का निवास स्थान। तो जो पहला वाला हिमालय था, यानी कि एकदम बाहर वाला ट्रांस हिमालय, ये भी 4 टुकड़ों में है। पहला वाला जो टुकड़ा इसका है, इसको बोलते हैं कराकोरम, दूसरा क्या है, लद्दाख है, तीसरा जास्कर है, चौथा कैलाश है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग को डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। आज तो अभी आपको एक तरह से समझिए कि डेमो दिया हूं कि हम लोग की क्लासेस और कैसे होने वाली हैं। आपको बता दूं दिन प्रतिदिन हमारी क्लासेस और बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि टॉपिक अगर अच्छी रहेगी तो हम लोग को टॉपिक भी पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर टॉपिक बोरिंग है तो उसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा जाएगा, ताकि मज़े आए पढ़ने में। तो आपको इतना चीज़ उम्मीद है कि आज के लिए आपको इतना पर्याप्त है। ये सोचिएगा कल हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये रिवाइज करेंगे, यानी कि इसको डीप में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर ये शुरू करेंगे, फिर ये, इस तरह से हमारा भारत का भौगोलिक वर्गीकरण पूरा हो जाएगा। तो आज आपको मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा जानकारी दिया हूँ, कल से और हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों की जानकारी अच्छी लग रही है। एक चीज़ आपके लिए खास बातें और बता दूं कि पहली बात तो ये है कि हर वीडियो के लास्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो की स्क्रीन पे मिल जाएगी वो वीडियो। दूसरी बात ये है कि आपको रिटर्न में भी इस चैनल पर कुछ ना कुछ डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रिटर्न में कोई भी जरूर कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है, या आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है या अदर चीज़ें हो सकती हैं। आगे की अगर बात करें तो कुछ वीडियो एनिमेशन भी आपको वहाँ शेयर किया जाएगा, कोई PDF हुआ वो शेयर किया जाएगा, करेंट अफेयर ये सब शेयर किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ रही है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक अच्छे तरह से समझाते हुए चलें, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में और बेहतर पकड़ बनानी है। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी नई टॉपिक के साथ, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश को और डिटेल में। तो आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।